नमस्कार स्टूडेंट। आज हम भारत के संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करेंगे। इस भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आते हैं। संविधान का ये भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से संविधान में दिया गया है। इस भाग को समझने से पहले हम इसके इतिहास के विषय में थोड़ा जान लें। भारतीय संविधान का ये जो भाग है, इस भाग पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किए गए संघर्षों की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। संपूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए किया गया संघर्ष था। इसी कारण आज़ादी के बाद संविधान में मूल अधिकार जोड़ा गया और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में शामिल किया गया। इस भाग का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। एक ऐसा राज्य जहां पर समानता, बंधुत्व, भाईचारे की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती हो और ऐसा करना राज्य का कर्तव्य हो। डॉक्टर अम्बेडकर, नेहरू, महात्मा गांधी, इन नेताओं के विचार और इनके अलावा जो राष्ट्रीय आंदोलन में लगे रहे अन्य आंदोलनकारी थे, उनके विचार इस भाग में समाहित हैं। मुख्य रूप से ये भाग आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। संविधान का भाग 4 हमारी जो प्रस्तावना है उसमें जो कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है उसको ध्यान में रखकर संविधान में बहुत से अनुच्छेद इस भाग में शामिल किए गए हैं। एक समय था जब राज्य का कर्तव्य केवल समाज के भीतर शांति व्यवस्था स्थापित करना, जनता के प्राण संपत्ति को सुरक्षित रखना था, लेकिन अब ये दृष्टिकोण बदल गया है। आज हम एक कल्याणकारी राज्य के रूप में ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जिसका कर्तव्य जनसाधारण के सुख और समृद्धि की अभिवृद्धि करना है। इसी को ध्यान में रखकर कुछ आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को इस भाग में निहित किया जाता है। इस भाग में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उन अनुच्छेदों को हम 3 भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं। पहला भाग है समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जिसे हम सोशल वेलफेयर स्टेट का नाम दे सकते हैं। इस भाग में अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारे कानून जैसे भूमि अधिग्रहण कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, समान कार्य समान वेतन, इस प्रकार के कई सारे कानूनों को सरकार ने बनाया भी है। दूसरा सिद्धांत है गांधीवादी सिद्धांत। इस गांधीवादी सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो इसमें अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 आते हैं। गांधीवादी सिद्धांत को ध्यान में रखकर ही ग्रामोद्योग से जुड़े हुए कई सारे कानून, ग्राम पंचायतों का गठन, दुधारू पशुओं की रक्षा और समृद्धि जैसे कानून भारत के संविधान से प्रेरणा लेकर संसद द्वारा बनाए गए हैं। और तीसरा सिद्धांत है उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत के कानूनों की यदि हम बात करें तो ऐसे सभी कानून जो एक समान सिविल संहिता, पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से जुड़े हैं वो सभी उदारवादी सिद्धांतों में आते हैं। इससे जुड़े हुए आर्टिकल हैं आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51। इस भाग में वे सभी बातें आती हैं जिनको प्रत्येक सरकार को अपनी नीतियों में और उन नीतियों के निर्धारण में, कानून बनाने में सदैव ध्यान में रखने की
आवश्यकता होती है। यदि कोई सरकार ऐसा नहीं करती है तो संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद उस सरकार को जनता के बीच में जाना है, और अगर किसी सरकार ने कार्य जनता के अनुरूप नहीं किया है, संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप नहीं किया है, तो वो दोबारा चुनाव जीतकर सरकार नहीं बना सकती है। हम यदि बात करें तो राज्य का ये नैतिक कर्तव्य है कि वो इन जो निर्देश हैं उनको कानून बनाने में इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। संविधान निर्माण के समय आधुनिक भारत अपने शैशवावस्था में था, बाल्यावस्था में था। भारत की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा धन और संपत्ति भारत के पास हो। राज्य के पास इतने संसाधन भी नहीं थे, इन्हें अधिक रूप में प्रयोग भी नहीं किया जा सकता था। इसीलिए मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अलग अलग रखा गया है। तो आइए अब हम इन तत्वों के, इन 8 अनुच्छेदों के विषय में भी जान लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में क्या अंतर है, इसको हमें समझ लेना चाहिए। मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, उन्हें संविधान द्वारा शक्ति प्रदान की गई है। आप न्यायालय के द्वारा इन कानूनों को लागू करा सकते हैं, इन अधिकारों को लागू करा सकते हैं, परंतु जो विषय नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं उनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यदि राज्य ऐसा नहीं करता है तो इसको न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। इसमें सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 36 जो राज्य शब्द की परिभाषा देता है। अब राज्य शब्द की परिभाषा यहाँ देने का तात्पर्य, देने का अर्थ यह है कि जब जब भी इस पूरे भाग को ध्यान में रखकर राज्य की बात की जाएगी तो वो किसी एक सीमा क्षेत्र की विषय में बात नहीं की जाएगी, वो प्रत्येक उस संस्था, उस इंस्टीट्यूशन की बात की जाएगी जो सरकार के द्वारा बनाया गया हो या उसके द्वारा वित्त पोषित हो। इसीलिए इस भाग में अनुच्छेद 36 राज्य शब्द की परिभाषा देता है। इसके बाद अनुच्छेद 37 जो नीति निर्देशक तत्व के हनन होने पर न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती, इस बात को स्पष्ट करता है। इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। ये पवित्र घोषणाएं हैं जिनके पीछे कोई कानूनी बल कार्य नहीं करता है। ये घोषणाएं हैं जिन्हें राज्य के द्वारा कर्तव्य मानकर लागू किया जा सकता है। यदि कोई सरकार इन निर्देशों का मानती नहीं है, उपेक्षा करती है, तो उसे 5 साल के बाद चुनाव में जाना पड़ेगा। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 38 के विषय में। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्थाएं बनाएगा। अब हमें ये समझना होगा कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है समाज और आर्थिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। ऐसे निर्देश राज्य को दिए गए हैं कि वो जो भी कानून निर्माण करे, जो भी कानून बनाए, उसमें लोक कल्याण की अभिवृद्धि को ध्यान में रखकर कानूनों का निर्माण करें, ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करें और ऐसी राजनीतिक न्याय की स्थापना करें जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय का अर्थ ये है कि कानून बनाते समय राज्य को ये ध्यान रखना है कि जो आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है वो योजना का लाभ ले सके, यानी कि राज्य की प्रत्येक योजना उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो राज्य के द्वारा बनाई गई उत्तम सामाजिक व्यवस्था कहलाएगी। आर्थिक न्याय का अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए। हर एक व्यक्ति यदि उसमें सामर्थ्य है, क्षमता है, उसके अंदर हिम्मत है, तो वो अपना उद्यम स्थापित करे, अपना
व्यवसाय शुरू करें और वो सामाजिक आर्थिक के जो स्तर माने गए हैं उन स्तरों को हासिल करें। तीसरा जो अभिप्राय है राजनीतिक न्याय का, राजनीतिक न्याय का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति चुनाव में भाग ले सके। इसका अर्थ वोट डालने से नहीं है, इसका अर्थ चुनाव में भागीदारी करने से है। यदि कोई चाहे तो वो किसी भी स्तर का चुनाव लड़ सकता हो, उसको किसी प्रकार की बाध्यता ना हो, क्योंकि संविधान लागू होने से पहले कई प्रकार की बाध्यताएं संविधान के बनने से पहले थी। सभी लोग न्याय में भाग नहीं ले सकते थे, उन्हें सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था और उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता था। अनुच्छेद 39 जो ये कहता है कि राज्य भौतिक और अभौतिक संसाधनों के संकीर्णन को रोकेगा और राज्य महिला व पुरुष में सभी अवस्थाओं का ध्यान रखकर कानून का निर्माण करेगा। ये अनुच्छेद राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश देता है। नंबर 1, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। और नंबर 2, समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार किया जाए जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। राज्य उत्पादन के साधनों का उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीयकरण कर सकता है, अर्थात जितने भी व्यवस्थाएं हैं उनको सरकार राज्य के हित के लिए उनका राष्ट्रीयकरण कर सकता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, चाहे वो अन्य साधन हो, जल हो, भूमि हो, विभिन्न प्रकार के जो भी उत्पादन के साधन हैं उनका राज्य ऐसे उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीयकरण कर सकता है कि वो राज्य हित में यदि हैं। अगर इनसे जुड़े हुए केस लॉ की हम बात करें तो MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य आपको देखना चाहिए, स्टेट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम भारत संघ और रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, ये कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधि सहायता प्राप्त करने के अधिकार की बात करता है। यदि मैं बताऊं तो इस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है संविधान में। इससे पहले इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई व्यक्ति अगर उसके पास पैसा नहीं होता था और वो लीगल सहायता नहीं ले पाता था, अपने लिए वकील नहीं कर पाता था, तो उस व्यक्ति सही रूप में वो न्याय लेने से वंचित रह जाता था। इसको ध्यान में रखते हुए संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य को निर्देश दिया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि विधि व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि सभी को अवसर के आधार सुलभ हो सके और आर्थिक या किन्हीं अन्य कारणों से कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए, तथा युक्त विधान जब किसी अन्य रीति से निःशुल्क सहायता की व्यवस्था की जाए। कोई भी युक्त विधान हो सकता है। इसके बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो केस स्टडी है MH हॉर्सकार्ट्स बनाम महाराष्ट्र राज्य, हुसना आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य, सेंटर फॉर लीगल रिसर्च बनाम स्टेट ऑफ केरल राज्य और सुखदास बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य। और आइए अब हम डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 40 के बारे में। ये ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ग्राम पंचायतों का गठन ये मूल रूप से अगर देखा जाए तो संविधान में इसकी भावना पहले से ही थी, परंतु ये राज्य को निर्देश देता था। संविधान के द्वारा पहले भी राज्यों को निर्देश दिया गया था कि वो ग्राम पंचायतों का संगठन करें, इसके लिए कदम उठाएं, उनको ऐसी शक्ति दें, उनको ऐसे अधिकार प्रदान करें, उन्हें स्वामित्व शासन की इकाई के रूप में स्थापित करें। लेकिन कई राज्यों ने आज़ादी के बाद
संविधान लागू होने के बाद भी कई सालों तक इन विषयों को लागू नहीं किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विचार यही था। उन्होंने ग्राम राज्य की कल्पना की थी। इसको ध्यान में रखते हुए संविधान लागू होने के बाद पूरे देश में ग्राम पंचायतों का गठन होना था, परंतु जो हो नहीं पाया। इसी कारण से संसद के द्वारा 73वें और 74वें संविधान संशोधन किए गए, अधिनियम पारित किए गए और न्याय पंचायतों के गठन के लिए उत्तरदायी कानून बनाए गए।